विद्यार्थियों, आज हम न्याय व्यवस्था के संदर्भ में शुक्र के विचारों पर चर्चा करेंगे। शुक्र ने जो राजा के प्रमुख कर्तव्यों में न्याय को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसका कहना है कि राजा जो है दुष्टों का निग्रह करे तथा सभी सज्जन व्यक्तियों के सम्मान और संपदा की रक्षा करनी चाहिए। शुक्र के अनुसार राज्य जो है वो कानूनों का स्रोत है और उसके धर्मशास्त्र, जातियों, प्रदेशों व श्रेणियों के चलन तथा राज्य के आदेश, ये सब जो है राज्य के कानूनों के स्रोत माने जाते हैं। राजा को दंडधारी होना चाहिए क्योंकि दंड के भय से दुष्ट मनुष्य दुष्टता को त्याग देते हैं और चोर भाग जाते हैं। अब आताताई डरते हैं। राजा की दंड नीति से ही सारे उपक्रम सिद्ध होते हैं। दंड ही सारे धर्मों का एकमात्र रक्षक माना गया है। दंड देने का कार्य राजा के अधीन है क्योंकि वह शक्तिशाली होता है। फटकारना, अपमान करना, बांध लेना, ताड़ना, द्रव्य हरण कर लेना, गधे पर चढ़ाना, अंग छेदन करना और वध भी करा देना, ये सब दंड के प्रकार हैं। यदि गुरु भी कार्य और अकार्य को भूल जाए तो धर्म मार्ग को छोड़कर चले तो राजा को उसे भी दंड देना चाहिए। शुक्र ने जो शुक्र नीति सार में 6 प्रकार के न्यायालयों का विवरण दिया है। पहला है सभा, अध्यक्ष न्यायालय, सभ्य न्यायालय, गण न्यायालय, श्रेणी न्यायालय और कुल न्यायालय। न्यायालयों के इस संगठन में क्षेत्राधिकार की दृष्टि से सभा सर्वोच्च एवं केंद्रीय न्यायालय है, जिसे शुक्र ने धर्माधिकरण अथवा धर्म स्थान भी कहा है। सभा के अधीन अध्यक्ष न्यायालय तथा इसके अधीन सभ्य न्यायालय होता है। सभ्य न्यायालय के अधीन गण न्यायालय होता है। गण न्यायालय के अधीन श्रेणी न्यायालय होता है, जिसके अधीन कुल न्यायालय होता है। इस प्रकार क्षेत्राधिकार की दृष्टि से सभा सर्वोच्च न्यायालय तथा कुल न्यायालय सबसे निम्न न्यायालय होता है। शुक्र ने किसी मुकदमे में कुल आदि न्यायालयों से लेकर सभा तक अपील की व्यवस्था को स्वीकार किया है। शुक्र ने सभा का विस्तृत विवरण दिया है और उसके अनुसार सभा वह स्थान है जहाँ सांसारिक विवादों का निर्णय धर्मशास्त्र के प्रकाश में किया जाता है। सभा में न्यायिक कार्य हेतु 10 साधन होते हैं: राजा, अधिकारी, सभ्य, स्मृति, लेखपाल, लेखक, स्वर्ण, अग्नि, जल तथा राजपुरुष। राजा सभा का सभापतित्व करता है। राजा अधिकारी तथा सभ्यों की मदद में निर्णय देता है, जिसे राजा की ओर से अधिकारी घोषित करता है। शुक्र के अनुसार सभ्य का अर्थ है सभा के सदस्य। उसके अनुसार सभा में 3, 5 या 7 सभ्य होने चाहिए जो वेद, धर्मशास्त्र व लोकशास्त्र के विद्वान होने चाहिए। जबकि मनु ने 3 वेदज्ञ ब्राह्मणों को सभासद बनाने का निर्देश दिया है। शुक्र का मत है कि ब्राह्मणों को सभासद बनाना श्रेष्ठ है, किंतु उन्होंने कहा है कि सभ्य सभी जातियों से बनाए जाने चाहिए। शुक्र के मत की व्याख्या करते हुए अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने कहा है कि सभासदों के बारे में एक बात मार्के की कही गई है, वह है जिन लोगों का विवाद हो उन्हीं के सम व्यवसायी हम पेशे ही सभासद बनाए जाएं, क्योंकि संप्रदाय वाले ही अपने संप्रदाय के नियमों के विषय में विचार कर सकते हैं। वस्तुतः शुक्र ने न्याय व्यवस्था में सभी जातियों को स्थान देकर उसे अधिक उदार और संतुलित बनाया है। न्याय सभा का चौथा साधन जो है वो है स्मृति। शुक्र के अनुसार
स्मृतियाँ मंत्र, तप, दान आदि के धर्मशास्त्रीय नियमों को बताती हैं। लेखपाल विवाद से संबंधित धन की गणना करता है और लेखक न्याय की समस्त कार्यवाही को लिखता है। सभा में अग्नि तथा स्वर्ण शपथ लेने वाले के लिए रखे जाते हैं। सभा में मौजूद अशांत, व्याकुल एवं प्यासे साक्षी आदि की शांति के लिए जल रखा जाता है। सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आदेशों को लागू करने के लिए राज पुरुषों को रखा जाता है। मनु की भांति शुक्र ने व्यवहार यानी मुकदमे 4 प्रकार के स्वीकार किए हैं। 4 भाग उसके स्वीकार किए हैं: पूर्व पक्ष, प्रतिपक्ष, क्रिया और निर्णय। यानी व्यवहार या मुकदमे की शुरुआत पूर्व पक्ष यानी वादी के लिखित प्रार्थना पत्र से होती है, जिसे न्यायालय स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि न्यायालय पूर्व पक्ष के आरोपी को उचित मानते हुए उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लेता है, तो प्रतिपक्ष यानी प्रतिवादी को न्यायालय सम्मान द्वारा बुलाता है। न्यायालय प्रतिपक्ष से भी मौखिक एवं लिखित जानकारी प्राप्त करता है। यदि संपूर्ण सुनवाई को मुकदमे की योग्य माना जाता है, तब क्रियापाद का प्रारंभ होता है। क्रिया अर्थात मुकदमे की सुनवाई के अंतर्गत पूर्व पक्ष एवं प्रतिपक्ष अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मनु की भांति शुक्र ने भी मूलतः 2 प्रकार के प्रमाण माने हैं: मानुष प्रमाण और दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण को भी फिर दोबारा इसने 3 प्रकार के बताए हैं। उन्होंने लिखित, भोग एवं साक्षी। इस प्रकार शुक्र एवं मनु के विवरण की आधारभूत समानता है, किंतु सीमित मात्रा में अंतर भी है। फिर आता है व्यवहार, यानी मुकदमे का अंतिम चरण जो है निर्णय। इसके अंतर्गत जो मुकदमे का फैसला किया जाता है और निर्णय 6 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रमाण हेतु, पहला प्रमाण, दूसरा हेतु या युक्ति, तीसरा सदाचार, चौथा शपथ या दिव्य, 5वां राजा की आज्ञा और छठा वादी की सहमति। निर्णय के इन विभिन्न प्रकारों से ज्ञात होता है कि निर्णय प्रमुख रूप से किस आधार पर लिया गया है। शुक्र का मत है कि व्यवहार में विजेता पक्ष को जय पत्र दिया जाना चाहिए। जय पत्र के मुकदमे का संक्षिप्त तथा यथार्थ विवरण होता है। वादी एवं प्रतिवादी के तर्क होते हैं और निर्णय भी होता है। यदि निर्णय द्वारा प्रतिवादी को निर्दोष पाया जाता है, तो उसे ससम्मान आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है, अन्यथा उसे उचित दंड दिया जाता है। इसी प्रकार यदि मुकदमे के दौरान यह पाया जाता है कि वादी ने जानबूझकर प्रतिवादी पर झूठा मुकदमा चलाया है, तो वादी को कठोर दंड दिया जाता है। शुक्र नीति सार के न्यायिक विवरण में कुछ ऐसी भी बातों का उल्लेख किया गया है जो सामान्यतः अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। पहला, इस ग्रंथ में निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में मुकदमे की पुनः सुनवाई की अपील तथा मुकदमे के पुनः निरीक्षण की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। शुक्र ने न्याय की कार्रवाई में आवाहन पत्र यानी सम्मन, प्रतिब यानी जमानत तथा आसेद यानी डिटेंशन या प्रतिबंध का उल्लेख भी किया है। शुक्र ने प्रतिवादी को अपना नियोगी यानी वकील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है। तो इस प्रकार शुक्र ने जो है न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में जो है विशिष्ट बातों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की है। न्यायिक प्रक्रिया के जो कार्यप्रणाली है, उसके चरण हैं, उन संबंध के बारे में उसने हमें बताया है। शुक्र नीति की जो न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में
जो बातें हैं उनको हम यदि संक्षेप में देखें तो पहला जो सबसे बड़ी बात आती है वो है कि न्याय की जो सुनवाई है या मुकदमे की सुनवाई है वो एकांत में न होकर खुले में होनी चाहिए। दूसरी, राजा को स्वयं या अकेले ही उनका निर्णय नहीं करना चाहिए। तीसरा, मुकदमों की सुनवाई सभ्य वकीलों, साक्ष्यों और प्रमाणों का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। चौथा, प्राण विवाह नामक अधिकारी का न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भाग होता है। पांचवा, पंडित जो शुक्र के अनुसार राजा का कानून मंत्री होता है राजा को कानूनों के विषय में परामर्श देता है। छठा, शुक्र नीति में न्यायाधीशों के साथ साथ विचार सभा का भी उल्लेख किया गया है। विचार सभा की यह व्यवस्था वर्तमान समय में जूरी के समान है। शुक्र ने राजा को सुझाव दिया है कि सुपरिचित एवं सुयोग्य व्यक्तियों को ही विचार सभा में नियुक्त किया जाए। और सातवां, न्याय के विभिन्न स्तरों में सर्वप्रथम कुल आते हैं, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद गण और उसके बाद राजा के अधिकारी और बाद में अध्यक्ष और अंत में स्वयं राजा। तो इस प्रकार जो है शुक्र की जो न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली में पूरी क्रमबद्धता हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो है न्यायिक प्रक्रिया का विस्तार से चर्चा की गई है। न्यायिक अधिकारियों की योग्यताओं, उनके कार्यों, न्यायिक कार्यप्रणाली पर विस्तार से वर्णन किया गया है। धन्यवाद।